स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर्स, जो 22 फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स है, जो आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, एसपीएससी, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग, एसआई या दरोगा, डिफेंस में जैसे एनडीए, सीडीएस या सीएपीएफ आदि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको इस क्लास में सीधे एग्जाम ओरिएंटेड और आसान भाषा में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ताकि आप रिवीजन का समय जल्द ही याद कर सकेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसे समझने के बाद आप 100% कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स, यानी 22 फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 में महाराष्ट्र की किस ग्राम पंचायत को भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में मान्यता दी गई है। तो विच ग्राम पंचायत इन महाराष्ट्र वाज रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज फर्स्ट नेट जीरो पंचायत मुंबई क्लाइमेट वीक 2026, यानी मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 में महाराष्ट्र की किस ग्राम पंचायत को भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में मान्यता दिया गया है। ऑप्शन 1 में है हिवरे बाजार, ऑप्शन बी में बेला ग्राम, ऑप्शन सी में है रालेगन सिद्धि, ऑप्शन डी में है मेंढा लेखा। तो मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 में महाराष्ट्र किस ग्राम पंचायत को भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बेला ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। जो मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 में महाराष्ट्र की बेला ग्राम पंचायत को भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में मान्यता दी गई है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 में महाराष्ट्र की किस ग्राम पंचायत को? तो बेला ग्राम पंचायत को भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में मान्यता दी गई है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। महाराष्ट्र के भंडारा जिले यानी विदर्भ क्षेत्र में स्थित है। यह बेला ग्राम को मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 में भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में मान्यता दी गई है। जो पहला नेट जीरो पंचायत, यानी जो महाराष्ट्र जिले के किस गांव को मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 में भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में मान्यता दी गई है, तो बेला ग्राम को दिया गया है। यह इस पंचायत के नेतृत्व और जलवायु क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर कार्रवाई करने के लिए इसको मॉडल को प्रस्तुत किया गया है, इसीलिए इसको मिला है। जो गाँव को बड़े पैमाने पर क्या किया गया है, तो वृक्षारोपण किया गया, लगभग 90,000 पेड़ को लगाया गया है। सार्वजनिक भवनों पर सौर पैनल की स्थापना की गई है, यानी जो सार्वजनिक भवन है उन पे सौर पैनल की स्थापना किया गया है। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दिया गया है, जैसे एलपीजी से पारंपरिक चूल्हों की जगह, यानी जो पारंपरिक चूल्हों की जगह अब एलपीजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। घर घर कचरा पृथक्करण किया जा रहा है और सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार किया जा रहा है, यानी सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाया जा रहा है। और वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन जैसी पहलों के माध्यम से यह दर्जा हासिल किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बेला ग्राम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बेला ग्राम। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है UIDAI द्वारा लॉन्च किए गए AI सक्षम बायोमेट्रिक डिडुप्लिकेशन और दस्तावेज सत्यापन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू AI इनेबल्ड बायोमेट्रिक डिडुप्लिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय UIDAI? तो UIDAI द्वारा लॉन्च किए गए AI सक्षम बायोमेट्रिक डिडुप्लिकेशन और दस्तावेज सत्यापन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो AI ब्रिज, ऑप्शन बी में डिजिटल इंडिया स्टैक, ऑप्शन सी में इनविजिबल शील्ड, ऑप्शन डी में आधार मित्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इनविजिबल शील्ड इसका आंसर हो जाएगा। जो UIDAI द्वारा लॉन्च किए गए AI सक्षम बायोमेट्रिक डिडुप्लिकेशन और दस्तावेज सत्यापन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इनविजिबल शील्ड नाम है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर।
अगला इसमें विस्तार से देखते हैं, आइए इसके विस्तार से देखते हैं। 20 जनवरी 2026 को UIDAI ने इनविजिबल शील्ड नामक एक अगली पीढ़ी की AI सक्षम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और लागू भी किया है। यह स्वदेशी रूप से सिस्टम क्या करेगी, जनसंख्या स्तर पर बायोमेट्रिक डिडुप्लिकेशन यानी जैसे फिंगरप्रिंट हो गया, फेस हो गया, आइरिस हो गया और AI के आधारित दस्तावेज सत्यापन करेगी। कौन करेगी, यानी फिंगरप्रिंट से, फेस के माध्यम से, आइरिस के माध्यम, आँख के माध्यम से और AI आधारित दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। यह स्वदेशी रूप से सिस्टम जनसंख्या स्तर पर बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक डिडुप्लिकेशन, जो फिंगरप्रिंट, फेस, आइरिस के माध्यम से दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इनविजिबल शील्ड। अगला कंसेप्ट देखते हैं, जो UIDAI द्वारा लॉन्च किए गए इनविजिबल शील्ड प्लेटफॉर्म मुख्य इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है बायोमेट्रिक डिडुप्लिकेशन, जैसे फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया जाएगा, फेस का इस्तेमाल किया जाएगा, आइरिस का इस्तेमाल किया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू प्रिवेंट आइडेंटिटी फ्रॉड इनविजिबल शील्ड। यानी प्लेटफॉर्म किन बायोमेट्रिक मॉडल्स का उपयोग करके डिडुप्लिकेशन करता है, तो फिंगरप्रिंट का, फेस का और आइरिस का इनविजिबल शील्ड को स्थानीय स्तर पर किस UIDAI द्वारा घोषित किया गया है, तो IIT हैदराबाद 3 इनविजिबल शील्ड को किस तरह से सिस्टम बताया गया है, तो मल्टी लेयर्ड AI डिफेंस सिस्टम बताया गया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की निगरानी के लिए क्या कदम उठाया है, तो ऑप्शन एक में यानी व्हाट स्टेप डिड द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली टेक टू ओवरसी द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन वेस्ट बंगाल। ऑप्शन एक में राज्य चुनाव आयुक्त को बर्खास्त कर दिया, ऑप्शन बी में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, ऑप्शन सी में चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर रोक लगा दी, ऑप्शन डी में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की निगरानी के लिए क्या कदम उठाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, न्यायिक अधिकारियों की न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, इसका आंसर हो जाएगा नियुक्ति किया है, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की निगरानी के लिए क्या कदम उठाया है, तो न्यायिक अधिकारियों को नियुक्ति किया है, यानी डिप्लॉयड जुडिशियल ऑफिसर्स। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की निगरानी के लिए सेवारत निवृत्त न्यायिक अधिकारियों को तैनात करने का असाधारण निर्णय लिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिया है, पश्चिम बंगाल में जो मतदाता सूचियों के लिए गहन एक SIR पुनरीक्षण की निगरानी के लिए जो सेवारत जो जज थे, जो सेवारत हैं या सेवारत जज या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी हैं जज, उनको तैनात किया गया। असाधारण निर्णय लिया है कौन, तो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है। क्या कहा है, तो कदम राज्य सरकार और भारत के चुनाव आयोग के बीच लगातार बन रहे विश्वास की कमी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम उठाया है, जो चुनावी प्रक्रिया यानी क्या कह रहा है कि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने असाधारण हस्तक्षेप किया है। तो असाधारण निर्णय लिया है, यानी
किसको? जो सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी हैं, जैसे जज हो गए, उनको मतदाता सूचियों के विशेष गहन के लिए नियुक्ति किया जाएगा। तो आइए और देखते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है। अनुच्छेद 32 यानी अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय या कंप्लीट जस्टिस सुनिश्चित करने का आवश्यक आदेश पारित करने का विशेष शक्ति प्रदान करता है। यानी क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने का पूर्ण अधिकार है, जो आदेश पारित करने का विशेष शक्ति प्रदान किया गया है। इस मामले में न्यायालय को उद्देश्य क्या है? चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शिता करना है, निष्पक्षता करना है और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना है लोगों के बीच में। तो अनुच्छेद 42 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण अधिकार है कि न्याय को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने का विशेष शक्ति प्राप्त है। अब अनुच्छेद 42 के तहत किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों को, इन अधिकारियों को नियुक्ति किया है अनुच्छेद 42 आदेश के अनुसार। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि हाल ही में भारत के किस अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हुआ है, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित बनाना है। यानी रिसेंटली इंडिया ज्वाइंड विच यूएस लेड अलायंस एम्ड एट सिक्योरिंग सप्लाई चेन्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स। यानी हाल ही में जो भारत के किस अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हुआ है, जिसका उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक और महत्वपूर्ण खनिजों का आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित बनाना है। तो कौन है? ऑप्शन 1 में पैक्स सिलिका, ऑप्शन बी में क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड, या ऑप्शन सी में है ब्रिक्स प्लस, जो ब्रिक्स प्लस अधिक देश शामिल हो गए हैं, या इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो कौन सा है जो भारत के अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हुआ है, जिसका उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स और महत्वपूर्ण खनिजों का आपूर्ति श्रृंखला को सुनिश्चित बनाना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पैक्स सिलिका, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और महत्वपूर्ण खनिजों का आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित बनाना है, इसका उद्देश्य है। किसका गठबंधन में शामिल हुआ है? जो अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हुआ है, जो पैक्स सिलिका में शामिल हुआ है। कौन? तो भारत। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। तो पैक्स सिलिका एक क्या है? अमेरिकी नेतृत्व वाला एक गठबंधन है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए लचीले आपूर्ति को श्रृंखला बनाना है, ताकि चीन पर निर्भरता कम की जा सके। यानी जो भी मतलब उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आपूर्ति करना है, यानी इनको श्रृंखलाबद्ध बनाना है, ताकि चीन के ऊपर से निर्भरता कम किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य है सिलिकॉन आधारित तकनीकों जैसे सेमीकंडक्टर, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को पूर्ण सप्लाई चेन को सुरक्षित करना और लचीला और इनोवेशन ड्रिवन बनाना है। इसमें क्रिटिकल मिनरल्स जैसे महत्वपूर्ण खनिज कौन कौन है? रेयर अर्थ्स, एनर्जी, एडवांस मैन्युफैक्चर, सेमीकंडक्टर, एआई सिस्टम और लॉजिस्टिक्स शामिल है। तो चीन के ऊपर से निर्भरता को कम करने के लिए अमेरिकी और जो पैक्स सिलिका का नेतृत्व करने वाला गठबंधन के बनाया गया उद्देश्य से जो चीन के ऊपर से निर्भरता कम किया जा सकेगा, इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक्स और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। मिलानो कार्टिना शीतकालीन ओलंपिक 2026 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक यानी 18 जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया है? विच कंट्री सेट अ न्यू रिकॉर्ड बाय विनिंग द मोस्ट गोल्ड मेडल्स यानी 80 एट द मिलानो कार्टिना विंटर द ओलंपिक्स 2026। तो ऑप्शन 1 में यूएस यूनाइटेड, ऑप्शन बी में है जर्मनी, ऑप्शन सी में है कनाडा, ऑप्शन डी में है नॉर्वे। तो जो मिलानो कार्टिना जो शीतकालीन ओलंपिक 2026 में किस देश ने सबसे अधिक जो स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। इसका आंसर हो जाएगा जो मिलानो कार्टिना शीतकालीन ओलंपिक 2026
में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नॉर्वे जीता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नॉर्वे ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा जो कुल 40 कुल पदक जीते हैं, जो इटली मेजबान देश रहा है। मतलब कौन देश मेजबान कर रहा था? तो इटली देश मेजबान इसका कर रहा था, जो तीसरे स्थान पर रहा है। तो नॉर्वे ने 40 कुल पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक, और 2 इटली मेजबान होते हुए तीसरे स्थान पर आया। 30 शीतकालीन ओलंपिक आयोजन इटली के मिलान और कार्टिना में हुआ। यानी कहाँ पे हुआ था? तो शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन इटली के मिलान और कार्टिना में हुआ। जो मिलानो कार्टिना 2026 का ओलंपिक का समापन समारोह 22 फरवरी 2026 को एरोना में आयोजित किया गया। यानी मिलानो कार्टिना 2026 का ओलंपिक समापन समारोह कहाँ हुआ? तो वेरोना में हुआ, आयोजित किया गया। यानी इसका अंतिम समापन समारोह कहाँ किया गया? तो एरोना में किया गया, जो 22 फरवरी 2026 को किया गया। और इसमें जो मेजबान देश कौन रहा है? तो इटली देश रहा है। नॉर्वे ने सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है, कुल 40 कुल पदक जीते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं और कुछ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2026 में शीतकालीन ओलंपिक में किस खेल का अपना पदार्पण किया है? यानी इनमें से नया खेल कौन इसमें 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेल खेले गए हैं, यानी पदार्पण किया गया है? तो ऑप्शन 1 में आइस क्लाइंबिंग, ऑप्शन बी में स्की माउंटेनियरिंग, ऑप्शन सी में स्नोबोर्ड क्रॉस, ऑप्शन डी में फ्री स्टाइल स्कीइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्की माउंटेनियरिंग। जो इसका आंसर हो जाएगा 2026 में शीतकालीन ओलंपिक में नया खेल कौन को जोड़ा गया है, यानी पदार्पण किया गया है? तो स्की माउंटेनियरिंग को जोड़ा गया है, जो पदार्पण किया गया है। इस खेल में अपना पदार्पण किया है, दिखाया है अपना योग्यता। आइए देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो 2026 के मिलानो कार्टिना शीतकालीन ओलंपिक में स्की माउंटेनियरिंग, जिसे स्कीमो या स्कीमो भी कहा जाता है, यानी स्कीमो भी कहा जाता है, यानी स्की माउंटेनियरिंग को क्या कहा जाता है? तो स्कीमो भी कहा जाता है। ये नए खेल के रूप में जाना गया है, यानी पदार्पण हुआ है। यह लगभग 28 वर्षों में शीतकालीन ओलंपिक में शामिल होने वाला पहला खेल है। यानी 28 वर्षों में कोई अभी तक नहीं जुड़ा था, या 28 वर्षों के बाद ही एक नया खेल जुटा है। जो इसके पिछला बार स्नोबोर्डिंग जो खेला गया था, जुटा था इसमें 1998 में। इसमें किस तरह से खेल खेला जाता है? तो आइए देखते हैं। इसमें पुरुष स्प्रिंट या महिला स्प्रिंट क्या करते हैं? पुरुष स्प्रिंट या महिला स्प्रिंट इस मिक्स रिले इवेंट में शामिल होते हैं। यह खेल में स्कीइंग यानी पर्वतारोहण का संयोजन होता है, जिसमें एथलीट क्या करते हैं? ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर चढ़ाई कर करके फिर पैदल ऊपर वापस आते हैं, और फिर वापस आते हैं। उसके बाद उसमें देखा जाता है कि कितना सहन शक्ति है और तकनीकी कौशल है और गति की आवश्यकता होती है। मतलब पर्वतारोहण किया जाता है, यानी ऊपर चढ़ा जाता है, फिर नीचे आया जाता है, फिर ऊपर चढ़ा जाता है, फिर नीचे आया जाता है। तो इसमें देखा जाता है कि आदमी का कितना सहन शक्ति है और तकनीकी कौशल है और गति कितना है उसका। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्की माउंटेनियरिंग, जिसे स्कीमो भी कहा जाता है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि भारत और ब्राज़ील ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को कितने अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन 1 में है 10 अरब बिलियन, ऑप्शन बी में है 15 अरब डॉलर, ऑप्शन सी में है 20 अरब डॉलर, ऑप्शन डी में है 25 अरब डॉलर। तो भारत और ब्राज़ील ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को कितने अरब डॉलर
तक ले जाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 अरब डॉलर इसका आंसर हो जाएगा। भारत और ब्राज़ील ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को कितने अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है? तो 20 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। इंडिया और ब्राज़ील ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को कितना अरब 20 अरब डॉलर को अधिक तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह घोषणा किसने किया है? तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनियाको लुला डा सिल्वा ने बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुआ है। यानी द्विपक्षीय यानी दोनों लोगों को, 2 लोग करते हैं, उसे द्विपक्षीय वार्ता कहा जाता है। यह लक्ष्य दोनों देशों के बीच मजबूत होते हैं और आर्थिक रणनीतिक संबंधों को दर्शाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 20 अरब डॉलर। तो अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सर्वप्रथम किस संगठन द्वारा घोषित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सर्वप्रथम किस संगठन द्वारा घोषित किया गया? तो ऑप्शन 1 में यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन बी में यूनिसेफ, ऑप्शन सी में यूनेस्को, ऑप्शन डी में वर्ल्ड बैंक। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस सर्वप्रथम किस संगठन द्वारा घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस सर्वप्रथम किस संगठन द्वारा घोषित किया गया है? तो यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। 17 नवंबर 2019 को यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया। 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को ने क्या किया? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया और इसके बाद यूनाइटेड नेशन ने इसे महासभा ने मान्यता दे दी, जो यह प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2020 से 2000 से मनाया जा रहा है, यानी प्रत्येक वर्ष 2000 से 21 फरवरी को मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य यही है कि भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना है। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यूनेस्को इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं, और इतना ही है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को औपचारिक रूप से किस वर्ष मान्यता दी गई? यानी औपचारिक पूछ रहा है। यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यानी यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को औपचारिक रूप से किस वर्ष मान्यता दी गई है? तो ऑप्शन 1 में है 1999, ऑप्शन बी में है 2000 में, ऑप्शन सी में है 2001 में, ऑप्शन डी में है 2002 में। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को औपचारिक रूप से किस वर्ष मान्यता दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 2002 में इसको मान्यता दी गई, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा कितने वर्ष में दिया गया? तो 2002 में इसको औपचारिक रूप से मान्यता दी गई। आइए इसके बारे में देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को 2002 में औपचारिक रूप से मान्यता दी। इस दिवस की घोषणा सर्वप्रथम यूनेस्को द्वारा 17 नवंबर 1999 को की गई। यानी इस वर्ष की घोषणा कब की गई यूनेस्को द्वारा? तो 17 नवंबर 1999 को की गई। इससे प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। यानी यूनाइटेड नेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। और यूनेस्को ने इसे कब मान्यता दिया? तो 17 नवंबर 1919 को। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारतीय भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना है। इसका थीम है उतना महत्वपूर्ण नहीं है,
मल्टीलिंगुअल एजुकेशन या पिलर ऑफ लर्निंग एंड जनरेशनल लर्निंग, यानी बहुभाषी शिक्षा सीखने और पीढ़ियों के बीच ज्ञान के हस्तांतरण को आधार। जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2002 में इसका आंसर हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं कि 21 फरवरी 2026 को दुबई दुबई में कितने ग्रहों का दुर्लभ संयोग देखा गया है? हाउ मेनी प्लैनेट्स वेयर विजिबल इन अ रेयर प्लैनेटरी अलाइनमेंट इन दुबई ऑन 21 फरवरी यानी 2026। तो ऑप्शन 1 में 5, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी में 7, ऑप्शन डी में 4। तो 21 फरवरी 2026 को दुबई में कितने ग्रहों को दुर्लभ संयोग देखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 6 को देखा गया, जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा 6। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। 21 फरवरी 2026 के दुबई में 6 ग्रहों को दुर्लभ संयोग शाम को देखा गया, जो 6:40 पे से लेकर 7:30 के बीच दिखाई दिया, जिसमें 6 ग्रह एक ही पंक्ति में दिखाई दिए। कितने? तो 6 ग्रह एक ही पंक्ति में दिखाई दिए। यह दृश्य लगभग 1 घंटे तक देखा गया। जो यह अद्भुत घटना थी, जो प्लानेटरी परेड कहा गया, यानी इसमें जो 6 ग्रह थे एक ही पंक्ति में दिखाई दे रहे थे। इस घटना को क्या कहा गया? प्लानेटरी परेड कहा गया। ये ग्रह कौन थे जो एक ही पंक्ति में दिखाई दिए? तो ये ग्रह शुक्र था, मंगल था, बृहस्पति था यानी जुपिटर, शनि थे, सैटर्न, यूरेनस था और नेपच्यून था। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 6। अगला कंसेप्ट देखते हैं। फरवरी 2026 में चर्चित भारत ओमान सेपा का पूर्ण रूप क्या है? यानी पूछ रहा है कि सीईपीए का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन 1 में समग्र आर्थिक भागीदारी यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ऑप्शन बी में है सांस्कृतिक आदान प्रदान संवर्धन अधिनियम यानी कल्चरल एक्सचेंज प्रमोशन एक्ट, ऑप्शन सी में है व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, या सहकारी आर्थिक नीति यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी अलायंस। तो सीईपीए का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। सीईए का फुल फॉर्म, सीपीए का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसका फुल फॉर्म है क्या है? तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी भारत, ओमान और यानी इसका सीएपी शॉर्ट फॉर्म है, जो पूर्ण रूप से व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता है। यानी किसके बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी का समझौता है? भारत और ओमान के बीच पूर्ण रूप से व्यापक आर्थिक भागीदारी का एक समझौता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना है, शुल्क कम करना है, आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है और व्यापक आर्थिक भागीदारी को समझौता यानी सीईपीए के भारत और ओमान के बीच एक प्रमुख द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक एक समझौता है। तो किस किस देश के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता होता है? तो भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक समझौता होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसका फुल फॉर्म है सीईपीए का फुल फॉर्म है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि सिविल सर्विस क्रॉनिकल में, जो सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल पत्रिका है, फरवरी 2026 अंक के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के लिए उभरता हुआ स्वास्थ्य खतरा कौन सा है? यानी
अकॉर्डिंग टू द सिविल सर्विस क्रॉनिकल में जो पत्रिका में फरवरी 2026 के इशू विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज एन इमर्जिंग हेल्थ थ्रेट फॉर इंडिया। तो जो सिविल सर्विस का एक पत्रिका आती है क्रॉनिकल, उसके अनुसार भारत के लिए उभरता हुआ स्वास्थ्य का खतरा कौन सा मंडरा रहा है। तो ऑप्शन 1 में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा, हाई लेवल माइक्रोप्लास्टिक्स, श्वसन योग्य माइक्रोप्लास्टिक्स। ऑप्शन सी में है फूड एडल्ट्रेशन, खाद्य अपमिश्रण। ऑप्शन डी में है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यानी एंटीबायोटिक प्रतिरोध। तो भारत के लिए उभरता हुआ स्वास्थ्य के लिए खतरा कौन है इनमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन इनहेबिएबल श्वसन यानी इनहेलेबल माइक्रोप्लास्टिक्स जो स्वास्थ्य के लिए खतरा है। किसके लिए? तो स्वास्थ्य के लिए खतरा है। इनहेलेबल माइक्रोप्लास्टिक्स जो श्वसन योग्य माइक्रोप्लास्टिक किसके लिए खतरा है ज़्यादा? तो भारत के लिए एक स्वास्थ्य के खतरा के लिए उभर रहा है। जो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है माइक्रोप्लास्टिक्स। तो भारत के लिए उभरते स्वास्थ्य को खतरे के रूप में श्वसन युक्त माइक्रोप्लास्टिक को पहचाना गया है। जो भारत की स्थिति में सबसे ज़्यादा खतरनाक कहाँ पर ज़्यादा फैला हुआ है? तो दिल्ली में फैला हुआ है, मुंबई में ज़्यादा फैला हुआ है, कोलकाता में फैला हुआ है, चेन्नई में फैला हुआ है। इन महानगरों में हवा में इनका स्तर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। इनके औसत सांद्रता कितनी है? तो 8.8 mg/m³ यानी दिल्ली और कोलकाता में सबसे अधिक स्तर इनका पाया गया है, जो अनुमानित दैनिक सेवन से 132 माइक्रोग्राम प्रति से ज़्यादा है। आइए देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। क्या है श्वसन योग्य माइक्रोप्लास्टिक्स? तो ये क्या है ये? तो ये प्लास्टिक कण कितने होते हैं? तो 10 माइक्रोमीटर से छोटे छोटे कण होते हैं। यानी माइक्रोप्लास्टिक्स जो होते हैं क्या होते हैं? तो 10 माइक्रोमीटर से भी छोटे होते हैं। इतने सूक्ष्म होते हैं या इतने छोटे होते हैं कि हवा के सांस नाक और फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं। यानी जब हम लोग श्वसन करते हैं यानी हवा खींचते हैं तो हमारे नाक के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। किसके द्वारा? तो हवा के माध्यम से। और प्लास्टिक जो उसमें प्लास्टिक के कचरे रहते हैं यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल में टायर के घिसना से इसमें ज़्यादा फैलता है और औद्योगिक उत्सर्जन के द्वारा इसमें प्रदूषण हो रहा है। यानी माइक्रोप्लास्टिक्स का ज़्यादा बढ़ रहा है। इन जैसे घातक बीमारी बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है, जिससे कैंसर की बीमारी होता है, जो श्वसन के लिए बहुत ही खतरनाक है। माइक्रोप्लास्टिक ये छोटे छोटे कण के रूप में होते हैं। अगला कंसेप्ट देखते हैं सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल यानी सिविल सर्विस के जो क्रॉनिकल पत्रिका आती है उसमें भारत के कहा गया है कि भारत की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन चुनौती का समाधान के रूप में किस टिकाऊ तकनीक को सबसे प्रभावी बताया गया है। यानी इन द सिविल सर्विस क्रॉनिकल फरवरी 2026 का इशू विच सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी हैज़ बीन हाईलाइटेड एज मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन इंडियाज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चैलेंज। तो ऑप्शन 1 में है इंसाइनरेशन भस्मीकरण, ऑप्शन बी में है पायरोलिसिस, ऑप्शन सी में है बायोरेमेडिएशन, ऑप्शन डी में लैंड फिलिंग। तो जो भारत की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन चुनौती को समाधान के रूप में कौन सी तकनीक को प्रभावी बताया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बायो रेमिडिएशन तकनीक को अपनाया जा रहा है भारत में अब।
भारत की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन चुनौती के समाधान के लिए कौन सा टिकाऊ तकनीक अपनाया जा रहा है? तो बायो रेमेडिएशन तकनीक को अपनाया जा रहा है, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं विस्तार से। तो बायो रेमेडिएशन ऑप्शन सी सही हो जाएगा। या सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल पत्रिका में जो खबर छापा है, भारत की ठोस अपशिष्ट समस्या से समाधान के लिए बायो रेमेडिएशन को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल तकनीक बताया गया है। इस तकनीक में सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया, फफूंदी आदि की सहायता से प्रदूषकों और कचरों को कम हानिकारक पदार्थों से विघटित किया जाता है। यानी इसमें क्या किया जाता है, तो इस तकनीक में सूक्ष्म जीवों के माध्यम से यानी बैक्टीरिया, फफूंदी की सहायता से प्रदूषकों और कचरों को कम या हानिकारक पदार्थों से घटाया जा सकता है, यानी कम किया जा सकता है। किसके माध्यम से? तो बायो रेमेडिएशन के माध्यम से बैक्टीरिया और फफूंदी की सहायता से प्रदूषक और कचरे को कम किया जा सकता है, हानिकारक पदार्थों को यानी इन्हें विघटित किया जा सकता है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम द्वितीय कहाँ लॉन्च किया है? यानी वेयर डिड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च दी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम द्वितीय? तो कहाँ किया गया? तो ऑप्शन ए में लद्दाख, ऑप्शन बी में अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी में असम कछार असम, ऑप्शन सी में सिक्किम। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम द्वितीय कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो कछार असम में लॉन्च किया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम द्वितीय कहाँ लॉन्च किया गया है? तो कछार असम में लॉन्च किया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कछार इसका आंसर हो जाएगा। कछार में लॉन्च किया गया है। कहाँ? कछार असम में लॉन्च किया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम द्वितीय को कछार यानी असम में लॉन्च किया गया है। उसका उद्देश्य क्या है? तो गाँव में बुनियादी ढांचे को विकास करना है, रोजगार के अवसर को बढ़ाना है, पलायन को कम करना है और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। तो इसका यही एक उद्देश्य है। तो अगला कंसेप्ट देखते हैं। विश्व चिंतन दिवस यानी वर्ल्ड थिंकिंग डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड थिंकिंग डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो विश्व चिंतन दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए में 20 फरवरी, ऑप्शन बी में 21 फरवरी, ऑप्शन सी में 22 फरवरी, ऑप्शन डी में 23 फरवरी। तो विश्व चिंतन दिवस वर्ल्ड थिंकिंग डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 फरवरी को मनाया जाता है। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस हर साल 22 तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। लॉर्ड रॉबर्ट वेडन पॉवेल यानी लॉर्ड रॉबर्ट वेडन पॉवेल यानी स्काउट और गाइडिंग के संस्थापक थे। कौन थे? तो लॉर्ड रॉबर्ट वेडन पॉवेल जो स्काउटिंग और गाइडिंग के संस्थापक थे। उनकी पत्नी कौन थी? उनकी पत्नी ओलेव बेडेन पॉवेल थी, जो वर्ल्ड चीफ गाइड का संयुक्त जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। उनकी पहली बार मनाया गया था 1926 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? तो 1926 में मनाया गया था। उनकी पत्नी लेडी ओलेव बेडेन के पॉवेल के जन्म के रूप में मनाया जाता है। 1999 में नाम इनका थिंकिंग डे से बदलकर क्या कर दिया गया? वर्ल्ड थिंकिंग डे कर दिया गया, ताकि पूरे विश्व में मनाया जाए। यह दिन दुनिया भर के गर्ल्स गाइड्स और स्काउट्स को एक दूसरे से जुड़ने और वैश्विक भाईचारे को मजबूत करने का अवसर मिलता है। इससे क्या अवेयरनेस मिलता है? तो विभिन्न सामाजिक और पर्यावरण मुद्दे पर जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। कौन? स्काउटिंग और गाइडिंग। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 22 फरवरी, ऑप्शन सी। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि इंग्लिश में कि विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड एन MOU विथ IOCL फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन गोरखपुर। यानी कह रहा है कि गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए किस राज्य सरकार ने IOCL के साथ समझौता किया है? इनमें से कौन सा राज्य सरकार है जो IOCL के साथ समझौता किया है? किस लिए?
तो गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए। तो ऑप्शन 1 में हरियाणा, ऑप्शन बी में बिहार, ऑप्शन सी में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में है मध्य प्रदेश। तो गोरखपुर में हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, किसके निर्माण से बनेगा, किसकी सहायता से, तो IOCL के साथ समझौता किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, इसका आंसर हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश ने हाल ही में IOCL के साथ समझौता किया है, किस लिए, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए गोरखपुर में। कहाँ पे, गोरखपुर में। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो 20 फरवरी 2026 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL और गवर्नमेंट कौन है, तो उत्तर प्रदेश के बीच समझौता हुआ है। कब, तो 20 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने IOCL के साथ समझौता किया है, जिसके तहत क्या है, गोरखपुर में 30,000 दर्शक क्षमता वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। कितने लोगों की क्षमता के लिए, तो 30,000 स्टेडियम में बैठने के लिए क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा IOCL के मदद से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला कंसेप्ट है, तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि सेशन आगे भी जारी रहे और तो टीम को मोटिवेट मिले। तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर नए सेशन के साथ।